प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आपको मैं ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में बताऊंगा। ग्रीन मैन्योरिंग को लीफ मैन्योरिंग भी कह सकते हैं। ये दो अलग अलग प्रैक्टिस हैं। तो सबसे पहले परिभाषा ग्रीन मैन्योरिंग की किस तरह से दे सकते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल बाय ग्रोइंग ऑफ ए क्रॉप एंड प्लॉइंग इट in situ or turning it in soil as undecomposed green plants for the purpose of improving soil physical condition as well as soil fertility। तो इसमें दो एस्पेक्ट हैं। ग्रीन मैन्योरिंग करने का मुख्य पर्पज़ क्या है कि सॉइल की फिजिकल कंडीशन और सॉइल की फर्टिलिटी, इन दोनों कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन मैन्योरिंग की जाती है। और ये प्रैक्टिस है, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। पहला प्लोइंग द क्रॉप इन सिटू और दूसरा टर्निंग इट इन द सॉइल। तो इसी जो आपको ग्रीन ऑब्लिक लीफ मैन्योरिंग लिखा है, इसमें दोनों एस्पेक्ट आ जाते हैं। या तो क्रॉप को ग्रो करके और उसी सॉइल में मिला देना, या कहीं से भी लाके और उसको खेत में डाल के और टर्निंग कर देना। तो ये दोनों एस्पेक्ट डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। और क्रॉप्स, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स किन को बोलते हैं वह भी डेफिनेशन में बताया है। द क्रॉप्स ग्रोन फॉर ग्रीन मैन्योरिंग आर नोन एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। तो ये जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं, ये दो इनका मुख्य पर्पज है। पहला सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई करना और दूसरा सॉइल में नाइट्रोजन का एडिशन करना। इसके अलावा भी इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा। परंतु मुख्य रूप से ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को एनरिच करते हैं और सॉइल को नाइट्रोजन से, विशेषकर न्यूट्रिएंट्स से तो एनरिच करती हैं, विशेषकर नाइट्रोजन से एनरिच करती हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के। तो मुख्य रूप से लेग्यूम्स को प्रीफर करते हैं। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि दलहनी फसलें ग्रीन मैन्योर के काम में ली जाती हैं, अदलहनी फसलें भी ग्रीन मैन्योरिंग के काम में ली जा सकती हैं। परंतु ग्रीन मैन्योरिंग के लिए यदि दलहनी फसलें काम में लेते हैं तो उसके लिए एडिशनल एडवांटेज ये होती है कि नाइट्रोजन ज़्यादा सप्लाई करती है। हमारे वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है और ये 78% नाइट्रोजन है, ये प्लांट्स एज सच नहीं ले सकते हैं। परंतु दलहनी फसलों में ऐसे गुण धर्म होते हैं कि ये वातावरण की नाइट्रोजन को ले लेती हैं और फिक्स कर लेती हैं, जो सॉइल को उपलब्ध करवा देती हैं। तो सबसे पहला इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स का, कि लेग्यूम्स विथ गुड नोडुलेशन ग्रोथ एंड गुड एंड टू फिक्सिंग कैपेसिटी। लेग्यूम्स में जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं। इन गांठों में बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया है, ये सिम्बायोसिस के से रहता है, मतलब भोजन पौधे से प्राप्त करता है और उसके बदले में पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप ऐसा दलहनी फसल होनी चाहिए जिसमें नोडुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो और जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता ज़्यादा हो, ऐसी दलहनी फसल होनी चाहिए। तो पहला गुणधर्म इसका ये हो गया। दूसरा, ये जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, फास्ट ग्रोइंग हैबिट होनी चाहिए, फटाफट इसकी बढ़वार होनी चाहिए और विपरीत स्थितियों में भी इसकी बढ़वार अच्छी होनी चाहिए। जैसे पानी की कमी हो या पोषक तत्वों की कमी हो, ऐसी स्थिति में भी इसकी बढ़वार अच्छी होनी चाहिए। दूसरा गुण धर्म इसका ये हो गया। तीसरा गुण धर्म है कि ये गहरी जड़ वाली फसल होनी चाहिए। गहरी जड़ वाली फसल होगी तो मृदा की गहराई से पोषक तत्व और जल को ग्रहण करेगी और ये जो पोषक तत्व हैं ये इस
ग्रीन मैन्योर क्रॉप को जब मिट्टी में मिलाएंगे और इसका डिकम्पोजिशन होगा तो सरफेस पर पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करवा देगी। फिर अगला गुण धर्म है कि इसकी पत्तियों वाली हैबिट होनी चाहिए, ज़्यादा पत्तियां होनी चाहिए, या इसका टेंडर मुलायम पत्तियां होनी चाहिए। मुलायम और ज़्यादा पत्तियां होंगी तो उसमें क्या होगा कि उसका जो गलने और सड़ने की प्रक्रिया है वह ज़्यादा स्पीड से होगी। तीसरा है, इस फसल की खुद की जल आवश्यकता कम होनी चाहिए, कम से कम जल में ये फसल हो जाए, इस तरह का गुणधर्म होना चाहिए। फिर इसका जो पीरियड है वह शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, कम समय में ज़्यादा बढ़वार होनी चाहिए, जिससे कम समय में ही ग्रीन मैटर है वह सॉइल को उपलब्ध हो सके। और लास्ट इसका गुणधर्म है रैपिड डिकम्पोजिबिलिटी, यानी सड़ने गलने की प्रक्रिया तेज़ी से होनी चाहिए, जिससे थोड़े समय में मिट्टी में मिलाने पर ये सड़ गल के और ये पोषक तत्व है वह अगली फसल को उपलब्ध करवा दे। तो ये इसके गुण धर्म होने चाहिए ग्रीन मैन्योर क्रॉप के। अब कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी फसलें हैं जो कि ग्रीन मैन्योरिंग के लिए उचित हैं? तो इन फसलों को दो भागों में बांट सकते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स, दलहनी फसलें और अदलहनी फसलें। तो दलहनी फसलों में क्या फ़ायदा है? जैसा मैंने बताया कि मुख्य रूप से दलहनी फसलें ग्रीन मैन्योरिंग के लिए काम में लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोवाइड करते हैं और नत्रजन भी सॉइल में प्रोवाइड करते हैं। और इसी वजह से ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के लिए दलहनी फसलें हैं, ये मोस्ट कॉमन है। सबसे ज़्यादा काम में दलहनी फसलें ली जाती हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। उदाहरण के लिए सन हेम्प है, जिसको हिंदी में अपन सनी बोलते हैं, क्रोटोलेरिया जोन्सिया, ढेंचा है, जंत्र भी बोलते हैं लोकल भाषा में, सेसबानिया एकुलिएटा, क्लस्टर बीन है, ग्वार जिसको अपन बोलते हैं, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा है, फिर सेंजी है, मिलीलोटस पार्वीफ्लोरा, पीली पेसारा है, फेसियोलस ट्राइलोबस और लूसर्न है, मेडिकेगो सटाइवा। तो ये मुख्य रूप से फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं जो कि ग्रीन मैन्योरिंग के काम में आती हैं। और सबसे ज़्यादा सनी और डेचा और तीसरे नंबर पर ग्वार, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन मैन्योरिंग के लिए काम में ली जाती हैं। इनको ज़्यादा काम में लेने का ये तात्पर्य है कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के, जो मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले बोर्ड पर लिखे हुए थे, तो वह सारे गुण धर्मों को सेटिस्फाई करती हैं ये फसलें। इसलिए सबसे ज़्यादा सनी है, ढेंचा है और ग्वार है, इसको ग्रीन मैन्योर के रूप में काम में लिया जाता है। फिर अदलहनी फसलें हैं। अदलहनी फसलों में सरसों है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, इनको भी काम में लिया जा सकता है, परंतु ये सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर ही प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ही प्रोवाइड करते हैं। ये नत्रजन का जो एडिशनल जो वातावरण से नत्रजन दलहनी फसलें लेकर और फिक्स करके पौधों को उपलब्ध करवाती हैं, वह गुण धर्म इसमें नहीं है। इस वजह से ये लिमिटेड एक्सटेंट तक के काम में इनको बहुत कम काम में लिया जाता है ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में इन फसलों को, अदलहनी फसलों को। अगला है टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग कितने प्रकार की हो सकती है, या प्रैक्टिसेज ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योरिंग की कौन कौन सी प्रैक्टिसेज हैं? तो इनको दो टाइप्स की हैं ग्रीन मैन्योरिंग, या अपन कह सकते हैं दो प्रैक्टिसेज हैं ग्रीन मैन्योरिंग की जो अडॉप्ट की जाती हैं। पहली प्रैक्टिस है इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग और दूसरी प्रैक्टिस है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग में क्या होता है
in this practice green manure crops are grown and bred in the same field as main crop or as an intercrop with the main crop. यानी इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग में जो फसल हमारे को ग्रीन मैन्योरिंग के काम में ली जाती है वह उसी खेत में उगाई जाती है और उसी में पलट दी जाती है। और ये जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है ये मुख्य फसल भी हो सकती है या दूसरी मुख्य फसल के साथ इंटरक्रॉप भी हो सकती है। दोनों स्थितियों में ग्रीन मैन्योर क्रॉप हो सकती है। तो ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। दूसरी है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। इस स्थिति में क्या है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहीं दूसरी जगह होती है और वहाँ से लाकर जिस खेत में इसको मिलानी होती है उस खेत में डाल देते हैं और इसको टर्निंग कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। तो इसमें लीफ भी हो सकती हैं या टेंडर ट्विग्स भी हो सकती हैं जिसका इजीली डिकम्पोजिशन हो जाए। तो इसको आप कह सकते हो इन दिस प्रैक्टिस प्लांट्स ग्रोन एल्सवेयर, और कहीं जो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, एंड आर ब्रॉट फॉर इनकॉर्पोरेशन इन द सॉइल एज ग्रीन लीव्स और टेंडर ग्रीन ट्विग्स। तो हरी पत्तियों के रूप में या जो मुलायम टहनियाँ हैं उनके रूप में इसको खेत में लाकर और मिला दिया जाता है। इस तरह के जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं जो कि ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के काम में आती हैं वह मुख्यतः ग्लिरिसीडिया है, ग्लिरिसीडिया मैकुलेटा, सूबबूल है, ल्यूकेना ल्यूकोसेफला, और वाइल्ड डेंचा है सेसमानिया स्पेसियोसा, करंज है पोंगेमिया पिन्नेटा, वाइल्ड इंडिगो है टेफ्रोसिया परप्यूरिया। तो ये मुख्य रूप से ग्रीन लीफ मैन्योर के लिए ये काम आते हैं और ये कहीं पर भी वाइल्ड रूप में सड़क के किनारे या कहीं भी ऐसी वैसी जगह भी ग्रो हो जाते हैं और इनको फिर खेत में लाकर मिला दिया जाता है। फिर ग्रीन मैन्योरिंग के क्या फ़ायदे हैं, किस लिए ग्रीन मैन्योरिंग यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया है कि मुख्य रूप से दो फायदे हैं, एक तो ऑर्गेनिक मैटर एडिशन होता है और दूसरा जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन का एडिशन होता है। तो सबसे पहला इसका यूज है सप्लाईज ऑर्गेनिक मैटर। चूँकि ये क्रॉप हैं, ये ग्रो की जाती हैं या दूसरी जगह से लाके खेत में मिलाई जाती हैं, तो ये ग्रीन मैटर को ऐड कर देती हैं। इनका डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन होने से जो ग्रीन मैटर है वह ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑर्गेनिक मैटर है ये आपको मालूम है कि सॉइल में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत रोल है सॉइल में, तो सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को इनरिच करती है। दूसरा नाइट्रोजन इसमें ऐड हो जाती है। जैसे मैंने बताया लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं और सॉइल में उपलब्ध करवा देती हैं। तो दूसरा फायदा ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स का है कि नाइट्रोजन ऐड हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, नाइट्रोजन ऐड होता है। ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करता है। ऑर्गेनिक मैटर है वह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल में उनके भोजन का रूप में काम करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या है, पॉपुलेशन है, वह बढ़ जाती है इससे। फिर सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स कंजर्वेशन, मिट्टी का और पोषक तत्वों का, इन दोनों का संरक्षण करती है। कैसे करती है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप? चूँकि ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है वह खेत में उगाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में यदि वर्षा आती है, तेज़ वर्षा आती है, तो चूँकि खेत में फसल है इसलिए मिट्टी का कटाव नहीं होता है। मिट्टी के कटाव के साथ पोषक तत्व भी बह जाते हैं, तो पोषक तत्वों का भी नहीं जा पाते हैं। इसी तरह से कुछ पोषक तत्व है पानी में घुल के और जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की वजह से वह न्यूट्रिएंट पानी में घुल के और
जड़ क्षेत्र से नीचे नहीं जाएंगे। इसके अलावा ग्रीन मैन्योरिंग मैंने आपको बताया कि इसका गुण धर्म एक ये है कि ये गहरी जड़ वाली फसलें होनी चाहिए। तो गहरी जड़ वाली फसलें हैं तो गहराई से पोषक तत्व लेंगी और पोषक तत्व है ये मिट्टी में मिलके और सरफेस पर आ जाएंगे, जो कि अगली फसल है उसको आसानी से ले सकेगी। तो इस तरह से मृदा का और पोषक तत्वों का दोनों का ही ग्रीन मैन्योर क्रॉप है वह संरक्षण करती है। फिर चौथा है इंक्रीजेज बायोकेमिकल एक्टिविटी। जैसा मैंने आपको बताया कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को इम्प्रूव करती हैं। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जो जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, एक्टिनोमाइसिटीज हैं, जो सॉइल में रहते हैं, इनके भोजन का काम करते हैं ये। तो उसमें बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज सॉइल में होती रहती हैं इसकी वजह से, क्योंकि माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बढ़ेंगी तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी ज़्यादा होंगी। तो इस तरह से बायोकेमिकल एक्टिविटी बढ़ा देता है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है ये। फिर कंट्रोल वीड्स, यदि खेत खाली रहता है तो ऐसी स्थिति में खरपतवार उग जाते हैं, परंतु ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है उसमें बीज दर ज़्यादा रखी जाती है, प्रति इकाई पौधों की संख्या ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा जब पौधे उगते हैं ऐसी स्थिति में फिर खरपतवार सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, खरपतवार सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और खरपतवार उगते हैं तो वह नष्ट हो जाते हैं फिर। तो इस तरह से ग्रीन मैन्योर क्रॉप है वह खरपतवारों का नियंत्रण भी करती है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वह पैदावार को बढ़ा देती है। क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ गई, न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल में बढ़ गया, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बढ़ गया, तो अल्टीमेटली जो क्रॉप यील्ड्स हैं वह ग्रीन मैन्योरिंग के बाद में सक्सीडिंग क्रॉप की यील्ड्स हैं वह बढ़ जाती हैं। तो ये ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स के फायदे हैं। अब इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हो सकते हैं ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के? सबसे पहला तो ये है कि जहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, खरीफ, रबी, जायद ऐसे क्षेत्र होते हैं, तीनों फसलें होती हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें दोनों फसलें होती हैं, विशेषकर सिंचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर खरीफ की भी फसल होती है, रबी की भी फसल होती है। इसलिए किसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वह एक सीजन के लिए ग्रीन मैन्योर क्रॉप को उगाए और फिर उसको पलट दे खेत में, क्योंकि उससे उसकी इनकम प्रभावित होती है। इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर में ग्रीन मैन्योर क्रॉप का कोई स्कोप नहीं है। फिर कुछ स्थितियों में जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप को उगा के और ज़मीन में पलट देते हैं, उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा एक सीज़न ख़त्म हो जाता है। और किसान सोचता है कि यदि इस पूरे सीज़न को हम ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में काम में लेने की बजाय हम फसल को उगाएंगे और उस फसल में जो कॉमर्शियल फर्टिलाइज़र हैं, यूरिया है, डीएपी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, तो इस तरह के कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स हैं वह डाल देंगे। तो कुछ स्थितियों में कॉमर्शियल फर्टिलाइजर सस्ते पड़ते हैं और ग्रीन मैन्योर क्रॉप लगानी महंगी पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी ग्रीन मैन्योरिंग को प्रेफर नहीं किया जाता है। फिर यदि डिकम्पोजिशन प्रॉपर नहीं हो पाता है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का, तो ऐसी स्थिति में बीमारियां या इंसेक्ट पेस्ट या निमेटोड ये ज़मीन में आ जाते हैं, तो किसान को फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है कुछ स्थितियों में। इसलिए इसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डिकम्पोजिशन के लिए प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए, सफिशिएंट टाइम चाहिए, जिससे कि अगली फसल है उसको डिकम्पोजिशन होने के बाद में ले सके। यदि डिकम्पोजिशन होने से पहले ही अगली फसल को ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन स्टारवेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए भोजन तो मिल गया और वह नाइट्रोजन है, वह यदि इसमें पूरी नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है तो ज़मीन से ले लेते हैं। ज़मीन से लेते हैं तो जो फसल लगाएंगे उसको ज़मीन की नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगी और अगली फसल है वह नाइट्रोजन की कमी के लक्षण उसमें दिखने लग जाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर डिकम्पोजिशन होना बहुत ज़रूरी है।
और चौथा पॉइंट इसी में ही समाहित हो गया कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा एक सीजन चाहिए इसमें, और ग्रोइंग के लिए टाइम चाहिए और फिर डिकम्पोजिशन के लिए टाइम चाहिए। तो ये इसकी कुछ नुकसान है जिसकी वजह से ग्रीन मैन्योरिंग है वह बहुत कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। कुछ क्षेत्रों में ही ग्रीन मैन्योरिंग ज़्यादा काम में ली जाती है, बाकी कुछ कारणों की वजह से ग्रीन मैन्योरिंग इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। और सूटेबल कंडीशंस फॉर ग्रीन मैन्योरिंग, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ग्रीन मैन्योरिंग के लिए सूटेबल हैं, जहां ग्रीन मैन्योरिंग आसानी से की जा सकती है। तो पहली कंडीशन है इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि हालांकि ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के लिए ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन किया जाता है जो कम पानी में और कम न्यूट्रिएंट में भी फास्ट ग्रो हो, परंतु फिर भी ग्रोथ के लिए पानी तो बहुत आवश्यक है। यदि नमी की उपलब्धता नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में ग्रोथ है वह स्लो डाउन हो जाएगी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की। और ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के लिए एक कंडीशन है कि फास्ट ग्रोइंग होनी चाहिए, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ग्रोथ होनी चाहिए, जिससे ऑर्गेनिक मैटर है वह ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो यदि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, और सिंचाई की सुविधा होंगी तो इसके ग्रो करने के लिए प्रॉपर नमी रहेगी जिससे ग्रोथ अच्छी रहे। फिर डिकम्पोजिशन के लिए भी नमी की ज़रूरत होती है, यदि नमी की कमी होगी तो ऐसी स्थिति में उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, और जब प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा तो अगली क्रॉप को उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डिकम्पोजिशन के लिए, दोनों चीज़ के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ का होना आवश्यक है। दूसरी कंडीशन है अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस एंड पोटेशियम। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी क्यों होनी चाहिए? फास्फोरस की अवेलेबिलिटी इसलिए होनी चाहिए कि फास्फोरस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा करनी, और जड़ों की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स में उतनी ही ज़्यादा नोडुलेशन होगा। नोडुलेशन के लिए फास्फोरस और पोटेशियम दोनों ही ज़रूरी हैं। तो यदि ज़्यादा नोडुलेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होगा। ग्रीन मैन्योर क्रॉप है वह मृदा को ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन उपलब्ध करवाएगी, इसलिए फास्फोरस और पोटेशियम की उपलब्धता होनी चाहिए। या तो ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पोटेशियम होना चाहिए, या फर्टिलाइज़र के रूप में ग्रीन मैन्योर क्रॉप को फास्फोरस और पोटेशियम अप्लाई करें, जिससे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रूट ग्रोथ हो और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन प्रॉपर टाइम तय करना चाहिए कि अगली क्रॉप कब बिजाई करनी है। यदि हमारे पास इतना समय है कि ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप हो जाए और फिर उसका पूरा डिकम्पोजिशन हो जाए और फिर सोइंग करें हम अगली क्रॉप की, तो ऐसी स्थिति में ही अगली क्रॉप की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा ली जा सकती है। तो कम से कम ग्रीन मैन्योर क्रॉप को मृदा में पलटने के बाद में 3 से 4 सप्ताह का समय चाहिए। 3 से 4 सप्ताह के समय में यदि नमी प्रॉपर होगी तो पूरी तरह से ये सड़ने गलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो CN रेशियो है, चूँकि ग्रीन मैन्योर क्रॉप का CN रेशियो ज़्यादा होता है तो ये गलने सड़ने की प्रक्रिया होती है, उससे CN रेशियो नैरो डाउन हो जाता है, और ये CN रेशियो 20:1 के आसपास, लगभग 20:1 के आसपास आ जाता है। और ऐसी स्थिति में जब 20:1 के आसपास CN रेशियो आ जाएगा, फिर जो सक्सीडिंग क्रॉप है उसको नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाएगी, और नाइट्रोजन की जो भूख है, स्टार्वेशन ऑफ नाइट्रोजन है, वह स्थिति यहाँ पैदा नहीं होगी और सक्सीडिंग क्रॉप को इसका पूरा फायदा मिलेगा। तो ये जो हैं ये आपको मैंने बताया, तो ये ग्रीन मैन्योरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ जाता है
सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाती है, परंतु कंडीशंस हैं कि क्या वह सुविधा किसान के पास उपलब्ध है जिससे ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप लेके और किसान अपनी ज़मीन की उत्पादकता बढ़ा सकता है। धन्यवाद।